ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। हिम्मत और दृढ़ता के पास जादुई ताबीज होता है और जिसके सामने मुश्किलें लुप्त हो जाती हैं और बाधाएं हवा में नष्ट हो जाती हैं। ये किसने कहा है? जॉन क्वेंसी एडम्स ने कहा है। जैव विविधता के साथ टिकाऊ विकास। अब आप लोग कहोगे कि ये जैव विविधता क्या होता है, तो आप देखेंगे कि जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता से है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और उनके जीन और वे पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं, जिनका भी हिस्सा है। यह जीवन का मूल तथ्य है जो आनुवांशिक प्रजाति और परिस्थिति तंत्र के स्तरों पर भिन्नता को दर्शाता है। भारत में विकास की कहानी अक्सर सड़कों की लंबाई और गति से मापी जाती है। एक्सप्रेस वे चौड़ी होती राष्ट्रीय राजमार्गों की पट्टियां और तेज रफ्तार यातायात, ये सब मिलकर आधुनिक भारत की बुनियादी ढांचे की पहचान बन चुके हैं। हजारों किलोमीटर लंबे राजमार्ग ने व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क को नई गति दी है, लेकिन इसके साथ ही प्राकृतिक आवासों की क्षति, पेड़ों की कटाई, जैव विविधता पर दबाव भी बढ़ा है। परागणकर्ता, विशेषकर मधुमक्खियां, इस बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित जीवों में शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मधुमक्खियों की संख्या लगातार घटती रही तो खाद्य सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में दुनिया की फसलें परागण पर निर्भर हैं और वैश्विक खाद्य उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा सीधे तौर पर मधुमक्खियों और अन्य परागणों पर निर्भर करता है। एक अध्ययन के अनुसार परागण करने वाले कीटों की आबादी में काफी गिरावट आई है। इस बात की गंभीरता को देखते हुए देश के राजमार्ग अब केवल तेज रफ्तार यातायात की रेखाओं के समानांतर धीरे धीरे जैव विविधता के जीवित गलियारों में बदलने की दिशा में बढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी गलियारे बी कॉरिडोर विकसित करने की पहल जैव विविधता के संरक्षण की सोच का संकेत है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 2026-27 तक लगभग 40 लाख पेड़ और फूलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य केवल हरियाली बढ़ाना नहीं, बल्कि मधुमक्खियों, अन्य परागणकर्ताओं के लिए सुरक्षित आवास बनाकर परिस्थिति संतुलन को मजबूत करना है। बी कॉरिडोर का मतलब है राजमार्गों के किनारे पड़ी और पेड़ों और फूलों की ऐसी हरित पट्टी जो मधुमक्खियों के लिए खाद्य और आवास मार्ग का काम करे। यह पहल नीतिगत सोच में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत है, जहां बुनियादी ढांचा केवल उपयोगिता नहीं बल्कि परिस्थिति संतुलन का हिस्सा भी माना जा रहा है। पहले जहां सड़क किनारे पौधारोपण का उद्देश्य मुख्य रूप से सजावटी या धूल नियंत्रण तक सीमित रहता था, वहीं अब ध्यान स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल प्रजातियों के चयन पर दिया जा रहा है। राजमार्गों के किनारे सतत हरित पट्टियां कई पर्यावरणीय लाभ देती हैं। पेड़ पौधे तापमान को नियंत्रित करते हैं, धूल और प्रदूषण को कम करते हैं तथा मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े पैमाने पर हरित पट्टियां सड़क किनारे सूक्ष्म जलवायु को संतुलित करती हैं और जिससे आसपास के क्षेत्रों में तापमान का प्रभाव कम होता है। दूसरी ओर आप देखिए, मधुमक्खी गलियारे का प्रभाव वास्तव में एक बहु स्तरीय परिवर्तन की संभावनाओं को जन्म देता है, क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग कृषि परिदृश्य से होकर गुजरते हैं और जब इन सड़कों के किनारे परागणकर्ता के अनुकूल पौधों और वृक्षों का रोपण किया जाता है तो यह केवल हरियाली बढ़ाने का कार्य नहीं करता बल्कि एक जीवित परिस्थिति तंत्र तैयार करता है जो आसपास के खेतों से सीधे जुड़ जाता है। सबसे पहला प्रभाव कृषि उत्पादकता पर दिखाई देता है और मधुमक्खियां और अन्य परागणकर्ता पौधों के प्रजनन की प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाते हैं और जिससे फसलों में दानों का भराव, फल का आकार, बीज की गुणवत्ता और कुल उपज बढ़ती है। सरसों, सूरजमुखी, सेब, आम, टमाटर, कद्दू वर्गीय सब्जियां और कई तिलहन फसलें ऐसी हैं और जिनकी उत्पादकता परागण की उपलब्धता से सीधे प्रभावित होती है। जब परागणकर्ता लगातार उपलब्ध रहते हैं तो किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशकों को बढ़ाने की आवश्यकता कम पड़ती है और प्राकृतिक उत्पादकता चक्र मजबूत होता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू गुणवत्ता का है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया
पाया गया कि पर्याप्त परागण होने पर फसलों का आकार अधिक समान होता है और उनका पोषण मूल्य बेहतर होता है और बाजार में उनकी कीमत भी अधिक मिलती है। इस तरह मधुमक्खी गलियारा प्रत्यक्ष रूप से किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर सकता है। तीसरा आयाम ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। अगर इस पहल को योजनाबद्ध तरीके से मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाए तो यह दोहरी आय का ढांचा बन सकता है और राजमार्ग के किनारे विकसित पोषक संसाधन मधुमक्खियों के लिए निरंतर भोजन उपलब्ध कराते हैं और जिससे शहद उत्पादन बढ़ सकता है। स्थानीय किसान या स्वयं सहायता समूह शहद, मधु, मोम और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के माध्यम से अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा यह पारिस्थितिकी की स्थिरता को भी मजबूत करती है। परागणकर्ताओं की संख्या बढ़ने से जैव विविधता में वृद्धि होती है क्योंकि इनके साथ साथ पक्षी, तितलियां और अन्य कीट भी आकर्षित होते हैं और इससे खेतों और आसपास के परिदृश्य में प्राकृतिक संतुलन बेहतर होता है और कीट प्रबंधन में भी अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है। व्यापक सामाजिक आर्थिक महत्व के लिहाज से देखें तो मधुमक्खी गलियारा पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ कृषि, ग्रामीण रोजगार और जैव विविधता, इन चारों को जोड़ने वाला एक समेकित ढांचा बन जाता है जो भविष्य की हरित अवसंरचना की दिशा भी तय करता है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागणकर्ताओं को निरंतर भोजन और आश्रय उपलब्ध कराना है और इसके लिए राजमार्गों के किनारे किसी ऐसी वनस्पति लगाई जाएगी और जिसमें साल भर फूल आते रहें और इस योजना में नीम, पलाश, जामुन और अन्य स्थानीय फूलदार पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें फूलदार पौधों को लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाया जाएगा ताकि मधुमक्खियों की उड़ान दूरी के भीतर लगातार भोजन स्रोत उपलब्ध रहे। हालांकि मधुमक्खी गलियारे की सफलता केवल पौधे लगाने से तय नहीं होती, इसकी असली चुनौती दीर्घकालिक रखरखाव में है। सड़क किनारे पौधों की नियमित देखभाल, सिंचाई, चराई से संरक्षण और कीटनाशकों के सीमित उपयोग जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। अगर ग्रामीणों, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय प्रशासन को इस पहल से जोड़ा जाए तो इसकी स्थिरता और प्रभाव दोनों बढ़ सकते हैं। यह पहल दरअसल एक महत्वपूर्ण विचार की ओर संकेत करती है, ऐसा विकास प्रारूप जिसमें प्रकृति और बुनियादी ढांचा आपस में विरोधी नहीं बल्कि एक सहयोगी हो। तेज रफ्तार वाहनों के बीच अगर सड़क किनारे फूलों पर मंडराती मधुमक्खियां दिखाई दे तो वह दृश्य केवल सुंदर नहीं होगा, वह इस बात का संकेत होगा कि विकास की दिशा में हम एक अधिक संतुलित और टिकाऊ रास्ता चुन रहे हैं। आने वाले वर्षों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मधुमक्खी गलियारे की पहल कितनी व्यापक रूप से लागू होती है और इसके परिणाम कितने सकारात्मक और प्रभावी होते हैं। अगर ऐसे वैज्ञानिक योजना स्थानीय ज्ञान और सामुदायिक भागीदारी के साथ लागू किया जाए तो यह भारत में हरित बुनियादी ढांचे का एक उदाहरण बन सकता है। इस पहल का असली मूल्य पर्यावरणीय आंकड़ों से आगे उस दृष्टि में है जिसमें सड़कें केवल शहरों और बाजारों की नहीं बल्कि परिस्थिति तंत्र को भी जोड़ती हैं। राजमार्गों की गूंज के बीच मधुमक्खियों की भनभनाहट इस ओर इंगित करती है कि प्रगति का सबसे टिकाऊ रास्ता वही है जिसमें जीवन के सभी रूपों के लिए जगह हो और सभी आप देखते हैं कि एक दूसरे पर ही निर्भर करते हैं। समझ रहे हैं आप? ये बहस बनाम विवाद। मनुष्य हमेशा एक ही भाव में मुश्किल से ही दिखता है। वह कभी खुश, कभी नाखुश, कभी मुखर तो कभी मौन, कभी चुस्त दुरुस्त तो कभी आलसी और सुस्त, कभी स्वस्थ से कभी अस्वस्थ, तो कभी कंजूस तो कभी खर्चीला। यह इंद्रधनुषी रंग हर जगह देखने को मिल जाता है, इसे हर कोई स्वीकार भी कर लेता है। एक कहावत भी है कि इंसान अपने वातावरण के जैसा ही बन जाता है। रोजाना महसूस हो रही जीवनशैली की उजली धुंधली चित्रकारी आदमी के मन में बैठकर उसका व्यवहार बनने लगती है। इसलिए एक आदत आजकल के लोगों में बहुतायात से देखने को मिल रही है, वह यह है कि बात बात पर बहस और नाहक वाद विवाद, हर बात पर तकरार का संस्कार सब पर हावी होता जा रहा है। अगर आभासी दुनिया की बात की जाए तो वहाँ भी हालात इसी तरह के हैं। एक ने सोशल मीडिया पर अपनी वाल कुछ लिखा जो दूसरे को अखर जाता है, तीसरा उस पर खुलेआम अपशब्द लिख देता है, चौथा तो 5, 6, 7 अपनी ही मानसिकता वालों को आवाज देकर बुलाता है और उसके बाद गर्मा गर्म बहस और तानेबाजी चल पड़ती है। जमीन के जगत में आप रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं तो 4 लोग बिना बात के उल जलूल बोलने लगते हैं। आभासी दुनिया का ज्ञान
उलीचने लगते हैं। चारों तरफ से बहस की ही बहस हो रही होती है। सड़क पर, बस, मेले, जुलूस में या फिर किसी सामाजिक समारोह में हर जगह यह आम बात होती जा रही है। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो अपने घर में मौनी साधक बनकर चुप बैठे रहते हैं, लेकिन घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर वे लोग भी अपने दिमाग का तर्कस लेकर तैयार रहते हैं और फिर बातों के बीच तीर चलाने से जरा भी बाज नहीं आते हैं। यानी हर जगह हर किसी को बहस करना और उलझना मजेदार लगने लगा है। दरअसल टीवी बहसों ने भी लोगों को झगड़ालू सा बना दिया है। आजकल चैनलों की बाढ़ इस कदर आ गई कि कोई व्यक्ति इनकी भाषा बोली से अछूता नहीं रहा। परिणाम यह है कि अब हर किसी को औरों से तीखी बात करने में, अपने सामने वाले से नोक झोंक करने में ही बहुत रस आने लगा है। ना जाने यह कौन सा तनाव है, उलझन है, बेचैनी है कि लोग बात बात पर बहस करने लगते हैं। एक दिन तो एक चौराहे पर एक कोरियर वाला संबंधित पते पर गया और उसने पार्सल देते हुए बस इतना ही कहा कि ओटीपी दीजिए। इस पर पार्सल लेने वाले ने कहा, हाँ हाँ मुझे भी मालूम है, ज्यादा मत बोलो। और वह बस इसी बात पर देखते देखते दोनों की गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। आखिर ओटीपी कुरियर वाले को नहीं मिला। कुरियर वाला पार्सल वापस लेकर चला गया। इसी तरह एक कस्बे की बारात में एक नक चढ़े बाराती की पसंद का गीत ना बजाने पर इतनी बहस हुई कि गाली गलौज से नाराज और रूठे हुए बैंड वाले वापस चलेते बने। मुंह चला जा रहा था, दूसरे बैंड वाले खाली नहीं थे, तो बाकी बारात ऐसे ही खामोश होकर गई। जरा सी बात ने यह हालत कर दी। फिर बहस इस बात पर खड़ी हो गई कि यह भी क्या कोई बहस वाली बात थी। देखा जाए तो बहस करना इतना बुरा नहीं है। कितनी ही बार चिकित्सक से समुचित बात करने के बाद कितने ही लोग अनावश्यक सर्जरी से खुद को बचा पाए हैं। वे चिकित्सीय रिकॉर्ड के साथ यह सार्वजनिक रूप से बताते भी हैं कि उस संवेदनशील पल में तकरार और झगड़ा ना किया होता तो 8-10 लाख का ऑपरेशन हो जाता, और जिसकी वास्तव में इतनी भी जरूरत नहीं थी। घर परिवार में कोई प्रतिभावान बालक या बालिका अगर बहस ना करे तो अपनी इच्छानुसार करियर नहीं चुन सकता। रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख सकते हैं कि मनमानी करने वाले दुकानदार से बराबर बहस करनी होती है, तब जाकर उचित मूल्य पर मनचाही वस्तु खरीदी जाती है। मगर साथ ही यह भी सच है कि बेकार और बेमतलब की बहस या फिर तकरार का कोई हासिल नहीं होता। बहस करने वाला अपनी ऊर्जा भी खर्च करता है और बेवकूफ़ भी साबित होता है। खास तौर पर अगर बहस खुद को बाकी लोगों से बढ़कर दिखाने की भूख ना हो। बहस अगर सफाई अभियान के लिए, नशा मुक्ति के लिए हो, निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए हो, अपने अवगुण खत्म करने के लिए हो, तब बहस का कोई मतलब समझ में भी आता है। हम बेमानी बहसों में उलझने के बजाय सार्थक मुद्दों और सही समय का चुनाव कर सकते हैं, और जिसमें बहस करने के बाद कुछ हासिल हो। मगर बेवजह की बहसों में उलझना हमेशा ही नुकसानदेह ही साबित होता है। महान दार्शनिक सोफोक्लीज अपने अनुयायियों की वाद विवाद और बहस से बचने का पाठ हमेशा पढ़ाया करते थे। सोफोक्लीज के मुताबिक बहस का असली कारण अपनी कमजोरी छिपाना और दूसरों को अपराधी या फिर दोषी ठहराना होता है। महात्मा गांधी सही मामले के लिए उपयुक्त बहस के पक्षधर थे। बहस को शुरू करना अंगारों पर चलने के बराबर है, इसलिए जुबान खोलते समय सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। अगर इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो मुल्ला नसरुद्दीन अकबर के प्रिय बीरबल और तेनालीराम लचीली बहस करने में माहिर थे। यानी बहस ऐसी हो कि बात विचार भी हो जाए और बिना विवाद के मसले का हल भी निकल जाए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बताइए। आप लोग ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें देखना हुआ कर तो देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है। महंगाई की आंच। जब किसी भी तरह के रोजगार से आय का स्तर ठहरा हुआ हो, जरिया सीमित हो, तो आम आदमी की उम्मीद यही होती है कि बाजार में जरूरी वस्तुओं की कीमतें उसकी पहुंच में हो या फिर कम से कम स्थिर रहें। और मगर पिछले कुछ वर्षों में आमदनी की तुलना में रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को जितना खर्च करना पड़ रहा है वह कई बार भारी पड़ता है। माना जाता है कि दिसंबर से फरवरी तक की अवधि में बाजार में सब्जियों की आवक ज्यादा होने की वजह से महंगाई काबू में रहेगी। मगर सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में खुदरा महंगाई फरवरी में बढ़कर 3.21% हो गई। हालांकि जनवरी में यह 2.74% के स्तर पर रही थी। जाहिर कि सिर्फ एक महीने के भीतर जरूरी वस्तुओं की कीमतों में तेज इजाफा हुआ है। यह पिछले 10 महीने के सबसे उच्च स्तर पर दर्ज किया गया है। कहा जा सकता है कि फरवरी के आंकड़े के मुताबिक महंगाई दर 4% से नीचे है, लेकिन यह भी देखने की जरूरत है कि कीमतों के संदर्भ में जरूरी सामान तक आम लोगों की पहुंच किस हद तक
काम किस हद तक आसान है। यह छिपा नहीं कि रोजगार और आय की कसौटी पर देश की ज्यादातर आबादी के लिए स्थिति अभी संतोषजनक नहीं है। लंबे समय से स्थिर आमदनी और कमजोर क्रय शक्ति की स्थिति में जब सबसे जरूरी चीजों पर लोगों को का खर्च थोड़ा भी बढ़ता है तो उसके लिए मुश्किलें पैदा होती हैं। फरवरी में महंगाई के आंकड़ों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण दरअसल खाने पीने की चीजों के दामों में बढ़ोतरी रहा है। खुदरा महंगाई से इस बात का पता चलता है कि ग्राहकों की खपत और खर्च की कीमत की स्थिति क्या है। इसी वजह से रिजर्व बैंक अपनी नीति तय करते समय खुदरा महंगाई को ही अपना आधार बनाता है। अगर खुदरा महंगाई की दर उसके तय दायरे यानी 4% के बाहर चली जाती है तो फिर कर्ज का सस्ता होने की उम्मीद भी कम हो जाती है। महंगाई के ताजा आंकड़े फरवरी के हैं, जब पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात नहीं थे। और अब पिछले कुछ दिनों से जिस तरह ईरान के खिलाफ इजराइल अमेरिका की साझा जंग चल रही है उसका बाजार में थोक और खुदरा महंगाई पर क्या असर पड़ेगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, यूक्रेन है, ये ईरान है, तेहरान इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी, ये इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है अमेरिका की। दरअसल युद्ध की वजह से तेल की सहज आपूर्ति को लेकर पहले ही कई तरह की आशंकाएं उभर रही थी। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज जलमरू मध्य के समुद्री मार्ग को बाधित कर दिया। इसके बाद उस रास्ते से भारत में भी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति व्यापक पैमाने पर बाधित हुई। इसका असर बाजार पर पड़ना तय माना जा रहा है। फिलहाल खाना पकाने वाले गैस की कीमत में इजाफा और गैस सिलेंडरों की कमी की आशंका में लोगों के बीच मची अफरा तफरी देखी जा सकती है। ऐसे में इस बात की आशंका गहरा रही है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा और कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित रही तो भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम पर भी इसका व्यापक असर पड़ सकता है। इसके साथ बाद माल ढुलाई में बढ़ोतरी के साथ स्वाभाविक रूप से बाजार में मौजूद सभी चीजें महंगी होंगी। जाहिर है कि सरकार को आने वाले दिनों में हालात का आकलन कर महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। और ये आप देखेंगे यहाँ हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये आप देखिए फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, यहाँ आप जाएंगे तो फारस, ये हॉर्मुज जलडमरू। दावे के बरकस उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावे करती रही है कि राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में, मगर पिछले कुछ समय से लगातार अपराध, लूटपाट, हत्या के बढ़ते मामलों ने दावों की कलई खोल दी। अपराधी बेशक बाद में पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन सच है कि वे वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। सवाल है कि उनके भीतर पुलिस का खौफ क्यों नहीं दिखता। पिछले दिनों संभल में कुछ लोग एक युवक को घर से खींचकर ले गए और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि बदायूं में गुरुवार को हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एथेनॉल संयंत्र के दफ्तर में घुसकर 2 वरिष्ठ अधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि काली सूची में डाले गए एक विक्रेता ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपित पहले भी महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी की कार पर हमला कर चुका था। जब इस मामले की पुलिस और जिला प्रशासन स्तर पर शिकायत दर्ज करा दी गई थी तो आरोपी पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सवाल यह भी है कि उच्च सुरक्षा वाले संयंत्र में हथियार लेकर वह कैसे घुसा। कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के पास इसका क्या जवाब है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है तो स्पष्ट है कि राज्य के पूरे पुलिस तंत्र में समन्वय का अभाव है। आए दिन हो रही हत्या की घटनाओं से समझा जा सकता है कि राज्य में अपराध पर लगाम लगने के दावे में दम नहीं है। जमीनी सच्चाई यह है कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। पुलिस की तमाम कथित शक्ति और सक्रियता के बावजूद आपराधिक मानसिकता के लोगों में कानून और सजा का कोई डर नहीं है। ऐसा लगता है कि अपराध नियंत्रण में नहीं, कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी रह गई है और जिसकी शिनाख्त नहीं की जा रही है। आज स्थिति यह है कि लोग खुद को घरों से लेकर दफ्तरों तक सुरक्षित नहीं पा रहे हैं। आए दिन जघन्य अपराधों के मद्देनजर उनकी चिंताएं नाहक रही हैं। सवाल है कि राज्य सरकार अपराध और अपराधियों पर काबू करने के जो दावे करती रही है, हकीकत उसके उलट क्यों दिख रही है। और ये आप देखेंगे उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा, लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्य में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।